हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज की भी क्लास स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तक हमने महामैराथन क्लास की है जहां पे हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन आज की क्लास की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम क्वेश्चनों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके जो अदर ऑप्शंस है ना, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूँ तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इजी भी एंड टफ भी। यहाँ पे अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप देख सकते हैं, आपको हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो बातचीत ना करते हुए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्विज के माध्यम से भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्विजेस भी होती हैं, क्लास की नोटिफिकेशन भी आ जाती है। अदरवाइज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। और ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी आने की संभावना आपकी एग्जाम में है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। तो इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चों को डाउट है। आज मैं थोड़ा सा डाउट भी क्लियर करूंगी ताकि ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन सारी दूर हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। ए है आराम, स्वास्थ्य और खेल। बी है प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा। सी है उपरोक्त सभी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप एक बार इंग्लिश में भी देख लें। यहाँ मैं थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से क्वेश्चन दिखे, ठीक है। अब आप सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, और जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, वो लोग साथ में ही मैसेज करके आप आंसर कर सकते हैं। इससे ये होगा ना, आपको याद ज्यादा रहेगा। इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये आपका राइट आंसर है। और इसमें क्या है, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि कुछ जगह आपको दिखता है कि भाई आराम, स्वास्थ्य और खेल, ठीक है। मतलब मेन जो माना गया है पार्कर के अनुसार वो आराम, स्वास्थ्य और खेल। लेकिन अगर आपके प्रेम और ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा भी ऑप्शन में दे दिया जाता है तो फिर आप ऑल पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है तब तो आप आराम, स्वास्थ्य और खेल को करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेम, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कला, स्वास्थ्य, सुख, महत्वाकांक्षा, ये कई सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। तो कठपुतली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कठपुतली है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट साथ में आंसर देने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात करें आंसर की तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री, जिन्हें देखा भी जा सके और जो सुना भी जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो कठपुतली है, कठपुतली आप जानते हैं, कई बार क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो अशिक्षित जनता है, जिनको थोड़ा सा ज्ञान कम है, थोड़ा सा कोई भी एक, अगर आप मान लो कोई चीज बताना चाहते हो तो एक बताने का जरिया भी होता है। तो महिलाओं को और अशिक्षित जनता को एक तरीके से जानकारी प्रदान करने के लिए हम कठपुतली एक तरीके से डांस का क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस तरीके से लोगों तक वो जानकारी पहुंचती है। तो एक्चुअली क्या है, कोई चीज है आप अपने आप से बताओगे तो शायद उतने अच्छे से वो रिलेट ना करें, लेकिन आप उसी को कुछ करके दिखा दोगे ना तो वो उस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और समझते बहुत अच्छे से है। तो मतलब जो चीज देखी जाए, सुनी जाए, दोनों तरीके से हो तो वो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहां पे जरूरत होगी कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे जरूरी है वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। ए है ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, बी है सुसंगठित, सी है सरकार का सहयोग और डी है पर्याप्त निधि। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। एक बार क्वेश्चन देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा नीचे वाले पेज में है, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन देखिए और फिर आप बताइए कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप सभी आंसर कीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनका एक तरीके से वहां रिवीजन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी।
सो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए यानी ग्रामीण स्तर से प्रारंभ। तो ग्रामीण स्तर को जो जनता होती है उसको ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी होती है, ऐसा नहीं कहेंगे कि पढ़ी लिखी नहीं होती है। पिछले जमाने की अगर बात करें तो वहां पे तो ग्रामीणों में इतनी शिक्षा थी नहीं, लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ग्रामीणों में भी अब ऑनलाइन सिस्टम इतना चल गया है कि ऑनलाइन भी क्लासेस बच्चे अटेंड करते हैं। लेकिन तो अगर हम कंपेयर करें आपके शहर और गांव के लिए थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि जैसे ग्रामीण जनता है थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी है, तो उसके विकास के लिए क्या हुआ था 1935 को, ठीक है, ग्राम विकास कार्यक्रम क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। और किसी भी योजना का प्रसार हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, गांव से करते हैं, ग्रामीण से करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये रहा आपका आंसर। सो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, क्या है, निम्नलिखित में से कौन कार्य, ठीक है, कौन सा कार्य होगा कार्य सारणीकरण से संबंधित नहीं है। वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, बजट चार्ट, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन सी है फ्लो चार्ट और ऑप्शन डी है परिचालन चार्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्य सरणीकरण से संबंधित नहीं है। और जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे, मैंने कई बार आपको बताया है, पहले ही उसको आप गोला कर लो। ये मिस्टेक्स हर किसी, चाहे जितना होशियार बच्चा हो, हर किसी से हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चांस लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अगर आप गोला कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा कि यस हाँ ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए यानी बजट चार्ट। तो यहाँ पे जो बजट चार्ट है वो कार्य सरणीकरण से संबंधित नहीं है। जबकि अगर हम बात करें आपके प्रक्रिया चार्ट की, फ्लो चार्ट की और परिचालन चार्ट की, तो ये सभी किससे संबंधित है, वर्क सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, या सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट है, बुने हुए वस्त्रों यानी निटिड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती है, धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आज की जो सीरीज है इसमें आपके 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 35 क्वेश्चन आपको एक समझ लीजिएगा कि ये आपके डबल करवा देंगे क्वेश्चन सही। तो यहाँ पे मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, साथ में जो नए क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं। तो बेसिकली आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बुने हुए वस्त्रों को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, किसकी नहीं आवश्यकता होती है ये बताइए जल्दी से। तो यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी माड़ की। तो वस्त्र निर्माण की जो प्रचलित विधि है वो है क्या है आपका निटिड, ठीक है। और यहाँ पे ये घरेलू विधि मानी जाती है, कौन सी, आपकी घरेलू विधि, ठीक। और यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे आप जानते हैं घरेलू विधि में जो घर की महिलाएं हैं वह सिलाइयों से निटिड द्वारा क्या बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं। और बुने हुए कपड़ों पर माड़ नहीं लगाया जाता, क्या नहीं लगाया जाता, माड़ नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर आप माड़ लगा दोगे ना तो वो चीज क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, इसलिए। सो ऑप्शन आपका डी है। इंग्लिश में थोड़ा सा कम जाइएगा, इंग्लिश थोड़ा सा अजीब है, हिंदी देख लो आप। चलो, खेल है, खेल पूछा गया है, खेल है वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, वह क्रिया जो आनंदप्रद है, सी है वह क्रिया जो समयबद्ध है, हो यह आवश्यक नहीं, और डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन देखें और बताएं खेल क्या है। खेल के बारे में तो मुझे लग रहा है हर एक स्टूडेंट जानता होगा, क्योंकि चाहे बचपन हो चाहे अभी आप हो यंग जनरेशन में, आप खेल वैसे भी खेलते हो, चाहे घर में खेलो, चाहे कोई लोग क्रिकेट खेलते होंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको क्रिकेट बहुत पसंद है। चलो, तो यहाँ पे देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। सो नेचुरल सी बात है, जब हमारे लिए ऑल का ऑप्शन मौजूद हो तो ज्यादातर केसेस में हम ऑल पे ही क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे यानी खेल क्या है, वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, हम खेलते हैं, कोई हमारा एम नहीं है। कुछ लोग देखो, कुछ खेल होते हैं कि भाई हम एम होता है, भाई हमें ट्रॉफी पाली है, हमें कुछ आगे करना है। बट कुछ ऐसे भी खेल होते हैं कि हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, है ना। वह क्रिया जो आनंदप्रद हो, राइट।
वह क्रिया जो समयबद्ध हो यह आवश्यक नहीं। आप खेलते खेलते आपको पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। जब तक आप थक नहीं जाते हो, आपका जी नहीं भर जाता, तब तक आप खेलते रहते हो। तो खेलने में कोई हमारा वैसा एम नहीं होता, कोई ऐसा टारगेट नहीं होता है। बस हाँ, अगर आप मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हो तो वो अलग बात है। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश 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 के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ऊन, रेशम, कपास या फिर लिनन। देखिए क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश 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 के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, यानी रेशम। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सभी प्राकृतिक तंतु केवल आपके रेशम के अतिरिक्त क्या है, आपकी स्टेपल तंतु। तो स्टेपल तंतु कौन कौन से, ऊन भी, कपास भी और लीलन भी, ये सारे हुए, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि रेशम प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा होता है और जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 800 से 1200 मीटर तक होती है, याद रखेंगे। और ये चिकने और चमकदार वस्त्र बनते हैं इससे। चलिए, सो आपका सिल्क। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। व्यवसाय का चयन, बी है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, सी है आत्म पहचान का विकास और डी है शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। यानी यहाँ पे देखो किशोरावस्था का जो विकास कार्य है वो क्या है, वस्तु स्थिरता प्राप्त करना नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं है पूछा गया है, थोड़ा सा गौर कर लेना। अब देखो मैंने गोला नहीं किया ना तो मेरे माइंड से भी स्किप हो गया, तो इसीलिए कहती हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन चाहे जितना आप लग रहा हो कि नहीं मैं अवेयर हूँ हर चीज से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो किशोरावस्था में विकास कार्य वस्तु स्थिरता प्राप्त करना नहीं है। और यानी इसका मतलब क्या है कि किशोरावस्था का जो विकासात्मक अवस्था होती है वो क्या करती है, निरंतर चलती रहती है और जिससे बालक का क्या होता है, ऑल डेवलपमेंट होता है। और इसी में अगर हम बात करें तो व्यवसाय चयन, आत्म पहचान और जो डेवलपमेंट है और जो आपका फिजिकल चेंजेस है उसकी अवस्था का कार्य होता है। एक तरीके से जो आपका फिजिकल चेंजेस है और जो आपका एक तरीके से आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश करते हो। भाई किशोरावस्था ऐसा चरण होता है ना जिसमें आपका तनाव भी रहता है, टेंशन भी रहती है और कई सारे परिवर्तन भी होते हैं। और उन परिवर्तनों से क्या होते हैं कि जो बालक है वो जूझता रहता है कई सारे। इसी वजह से स्टैनले हॉल महोदय जी ने भी इस अवस्था को क्या कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है आपसे कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक है उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया और डी है उसकी मानसिक स्थिति। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी ध्यान से क्वेश्चन देखें और बताएं आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी उसकी मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेटस, ये इसका क्या है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे कई सारे जो आपके सामाजिक विचारक हैं उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है कि भाई सामंजस्य है ना, और प्रसार, औद्योगिकरण, आपका आविष्कार, ज्ञान भंडार, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नवजात शिशु की हृदय गति होती है, नवजात शिशु की हृदय गति होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप इंग्लिश में देख लें, 70 से 90 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट और 120 से 140, ठीक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 120 से 140 पर मिनट, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है यानी 120 और 140, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नवजात शिशु की जो हृदय गति है वो 120 से 140 प्रति मिनट होती है और वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा जो नवजात शिशु हैं या छोटे बच्चे जिसको कहते हैं उनकी हृदय की धड़कनें क्या होती हैं, अधिक होती हैं, क्योंकि नवजात शिशु का हृदय आकार में क्या होता है, छोटा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है आपसे कि बालक का अपने पालन करता होगा यहाँ पे, ठीक है, कर्ता पूरा हो गया है, यहाँ पे पालन करता होगा, ठीक है। पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालकों के। ए है संज्ञानात्मक विकास, बी है वृद्धियम विकास,
सी है स्वभाव और डी है संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। तो क्वेश्चन देखें, अगर मतलब बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है क्वेश्चन तो आप अपने स्क्रीन पे अगर जूम करेंगे तो क्लियर दिखेगा। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। तो 11 का आंसर आप सभी के सामने है ऑप्शन डी यानी संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, पेक्टिन पाया जाता है किसमें, केले में, अमरूद में, गेहूं में या फिर अंडे में। तो पेक्टिन पाया जाता है किसमें, तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी अमरूद में। किसमें पाया जाता है, आपका अमरूद में पाया जाता है। तो यहाँ पे पेक्टिन की बात करें तो पेक्टिन समानता नींबू प्रजाति जो आपका फल है, जैसे अमरूद है, आपका सेब है, आपका गुसबेरी है, क्विंस है, इन सभी में आपके पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च होते हैं। तो फलों की जो कोशिका भित्ति है ये इनमें पाया जाता है और इसे लगभग 220, ठीक है, 220 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इसमें पकाकर इसमें अम्ल और शुगर की जो मात्रा होती है उसको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, जेल बनाते हैं और इसका प्रयोग जेली और जैम बनाने के लिए एजेंट के रूप में किया जाता है। चलिए, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फिर फलों में। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, D2+P की कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे होम साइंस में देखो ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ जहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो, यानी इस तरीके से क्वेश्चन हो ताकि हर एक बच्चा इसका बेनिफिट ले सके। तो राइट आंसर होगा इसका, एक बार इंग्लिश में भी देख लें, राइट आंसर इसका क्या होगा आप सभी को बताना है। राइट आंसर होगा आपका बटर, ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। देखिए एक बार, हम बात कर रहे हैं मक्खन की, ठीक, ऑप्शन जो सी है यानी मक्खन ये आपका राइट आंसर है। तो ब्यूटारिक जो आपका एसिड होता है, ठीक है, वो जंतु एवं जो कुछ वनस्पति तेल है जैसे एस्टर के रूप में ये एक वसीय अम्ल होता है और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक ट्राइग्लिसराइड के रूप में ये मक्खन में 3 से आपके 4% तक पाया जाता है लगभग, है ना। तो जब मक्खन बासी हो जाता है, बासी मतलब एक तरीके से पुराना, है ना, तो उसके जो जल अपघटन है उसमें ग्लिसरॉल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से मुक्त हो जाते हैं, जिससे उसमें अजीब सी स्मेल आप देखते हैं, आप अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर डी है पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी यानी लाइपेज, लाइपेज आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे याद रखेंगे कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, आपका लाइपेज होता है। यह पित्त रस की सहायता से वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में क्या कर देता है, एक तरीके से चेंज करता है और पित्त रस वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है 60 कारकों में, 120 कारकों में, 180 और 220। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ कि आपको थोड़ा क्वेश्चन और क्लियर दिखे। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन कट भी रहा है ना ज्यादा जूम करने की वजह से, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा और रहेगा। चलो, यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी 120 कारकों में। ठीक, तो गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि को 120 कारकों में हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अर्थात जो गिलफोर्ड है उनके अनुसार मानव बुद्धि की संरचना प्रतिमान होता है, जैसे उसके 3 आयाम होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, संचालन होता है, दूसरा उत्पादन होता है और तीसरा क्या होता है, विषय वस्तु होती है। ये 3 इसके क्या होते हैं, आयाम होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर और आपसे क्वेश्चन है हरा, नारंगी एवं बैगनी है, हरा, नारंगी एवं बैगनी है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग या फिर तृतीयक रंग। तो हरा, नारंगी एवं बैगनी कैसे हैं ये आपको बताना है, कौन से कलर में आएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती या फिर तृतीयक। तो ये आएंगे आपके द्वितीयक रंग में, यानी जो आपका सेकेंडरी कलर है इसमें आएंगे।
तो पदार्थ की रंगतें 4 प्रकार की होती है, आप जानते हैं, एक प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे थोड़ा सा कि जो प्राथमिक रंगतें हैं वो 3 होती हैं, पीली, लाल, नीली, ठीक है। 2 मुख्य रंगों के मिश्रण से जो 3 द्वितीय श्रेणी की रंगतें हैं वो बनती हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में अभी आज बात नहीं करेंगे, इसके लिए अगर हम कलर्स के लिए बात करेंगे तो नया एक आपके लिए मैं बना दूंगी क्लास, जिसमें हम लोग इसी के बारे में जो प्राथमिक और द्वितीयक रंग से क्वेश्चन आते हैं इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द्वितीयक रंग, ये आपका क्या है, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है कि दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है लचीलापन, प्रवस्था, तन्यता या फिर घनत्व। तो आप बताइए कि क्या है इसका राइट आंसर। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है, ये आपको बताना है। और आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रवस्था, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि कपड़ों को रेशे से तैयार किया जाता है, हम सभी जानते हैं। तो रेशे से बने कपड़े धुलने के बाद मुलायम और क्या हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। आपने कभी देखा है कि जब आपने कपड़े लिए हैं तो कपड़ा थोड़ा सा टाइट लगता है, लेकिन जब हम उसे क्या कहते हैं, पहनने से पहले उस कपड़े को धुलते हैं और धुलने के बाद क्या हो जाते हैं, कपड़े मुलायम हो जाते हैं। अगर उनका कलर जाना होता है तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, जिससे हमको पहनने में आसानी होती है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको दबाने, मोड़ने और सिकुड़ने के पश्चात जब अपने आकार में आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में होता है, क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, क्या होता है सिरके में, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखें और बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है आपका, एसिटिक अम्ल होता है। लेकिन खाने वाला जो सिरका है वो आमतौर पर पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, और सिरका बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि फलों के मीठे रस को कई दिनों तक एक्सीडाइज होने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक तरीके से रख देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि रस धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोई चीज रखा है उस तरीके का फल वगैरह, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है। और रस का ये खट्टापन एसिटिक अम्ल बनाने के कारण ही होता है, याद रखेंगे। और सिरका भोजन को एक तरीके से आप जानते हैं, अचार वगैरह में भी लोग सिरका वगैरह डालते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद उसका डिफरेंट हो जाता है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं शरीर निर्माण आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सुरक्षात्मक आहार के रूप में। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो भोजन है और ताजे फल सब्जियां सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रीजन है उसका कि फल और जो ताजे सब्जियां हैं वो कई उसमें ऐसे क्वालिटी होती हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए हमें स्वस्थ रखती हैं, है ना। ये चीज बहुत अच्छी है। देखो अगर आप ताजे फल सब्जियां वगैरह खाते हो ना तो वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा, है ना। और एक अध्ययन के अनुसार ये भी कहा गया है कि फलों और जो हरी सब्जियां हैं उनके सेवन से हृदय वाली रोग हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक वाला जो प्रॉब्लम है, आपका मोटापा है, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे और भी कई सारे रोग हैं, उनसे भी हमें क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती। छूट क्या मतलब, एक तरीके से वो रोग होते नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है कि अगर आप ताजी चीजें खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, फल वगैरह खा रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप कई सारे रोगों से बच जाते हो। कैंसर जैसी बीमारियां भी बहुत भयंकर है। पहले तो इंडिया में इतना कैंसर वगैरह नहीं होता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कैंसर के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। तो रीजन भी यही है, खाने पीने में जो लोग जिस तरीके का खाना, जिस तरीके का रहन सहन लोगों का हो रहा है, वो भी एक तरीके से जिम्मेदार है। आई नो जो कैंसर होता है वो किस तरीके से होता है वो पता है सभी को, लेकिन कई सारे जो हमारे डेली रूटीन की चीजें हैं ना जो हम करते हैं वो भी इफेक्ट करता है। हार्ट अटैक भी देख लो कितना बढ़ गया है। सो क्वेश्चन है आपका भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है 0.6 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, बी है 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, बी है 2.0 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार, और डी है आपका 1.5 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार। तो क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20।
सो इसका आंसर है आपका 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। तो यानी यहाँ पे देखिएगा, यह अवस्था किशोर अवस्था और वृद्धावस्था के बीच की जो एज होती है, और इस समय क्या होता है कि जो आपकी फिजिकल ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। आप जानते हैं भाई इस एज में थोड़ा ना लंबाई बढ़ेगी, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रौढ़ावस्था है इसमें चयापचय की दर भी समान होती है और शरीर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक क्या होती है, टूट फूट नहीं होती है। तो यहाँ पे 0.1 ग्राम किलोग्राम शरीर का भार आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपसे कि लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी दे देंगे, क्योंकि बात यह है कि हर कोई जानता है, लड़की हो लड़का हो, अपनी एज किस एज में शादी होनी चाहिए, इस चीज से तो सभी बच्चे अवेयर होंगे, है ना। सो राइट आंसर है आपका क्या है, लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 21 वर्ष। वहीं लड़कियों की अगर बात करते तो 18। ठीक, तो यहाँ पे भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जो लड़कों के न्यूनतम विवाह की आयु है वो 21 है, वहीं लड़कियों की जैसे मैंने बात की तो आपकी क्या है 18। वैसे ये जो 18 वाली एज चल रही है इसमें कई मतलब बातें चल रही हैं कि शायद लड़कियों की जो एज है वो 18 से लेकर मतलब 21 कर दिया जाए। ठीक, चलिए। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, जानतव दागों को, वानस्पतिक दागों को, खनिज दागों को, या फिर डी है चिकनाई युक्त दागों को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका है ऑप्शन बी, यानी वानस्पतिक दागों को। तो यहाँ याद रखेंगे वानस्पतिक दाग या धब्बे जैसे चाय, कोको, कॉफी, फल आदि से जो पड़ जाते हैं वो वाले धब्बे की हम बात कर रहे हैं। तो ये स्वभाव से अम्लीय होते हैं और इन्हें दूर करने के लिए हम क्षारीय अभिकर्ताओं का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट है आपका, सिलाई मशीन भारी चलती है, तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फुट पर अधिक दाब, अधिक ढीली बेल्ट, और डी है आपका शटल में धागा फंसना। तो रीजन क्या है, सिलाई मशीन ढीली मतलब चलती क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो सिलाई की मशीन भारी चलती है, रीजन क्या है। तो रीजन साफ है, क्या है, तेल व सफाई की कमी से। अगर तेल और सफाई, तेल जैसे अब सिलाई मशीन में बीच बीच में हमें तेल वगैरह डालना पड़ता है, हमने तेल भी नहीं डाला है, सफाई भी नहीं की है, कचड़ा हो गया, धागे वगैरह हो गया, ये सब फंस जाते हैं ना, जिससे क्या होता है कि मशीन बहुत टाइट चलने लगती है। तो ये जो दिक्कत होती है इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है समय समय पर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। आपका क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, आज की तो जो आपकी पीपीटी बनी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन काफी बड़े हैं जो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, तो इनको मैं अगली बार से सही कर दूंगी, डोंट वरी। बाकी जब मैं ये पीडीएफ भेजूंगी ना उसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपका राइट कर दूंगी, जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होंगी। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है विकिरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा, या फिर डी है निसंक्रमीकरण। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए और बताएं इसका 24 का आंसर क्या होगा। 24 का आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निसंक्रमीकरण। ये आपका क्या है, सही उत्तर है। तो निसंक्रमीकरण खाद्य पदार्थों को परीक्षित करने का एक तरीका है जिसमें हम उच्च ताप पर जीवाणु को क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। ठीक, तो आमतौर पर अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया हैं, आपके कवक हैं, और भी बहुत सारे जीवाणु हैं जो जिनको ये वृद्धि को क्या करते हैं, एक तरीके से रोकता है। तो ये चीज थोड़ा सा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से। क्या है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, रेशम, मानवकृत रेशा, रेयान, प्राकृतिक रेशा, सी है लीनन, वानस्पतिक रेशा, और डी है ऊन, धात्विक रेशा। तो कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा गया है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन है आप सभी के सामने और आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित है। तो आप सभी ने आई होप अपना अपना आंसर दे दिया होगा, और अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी यानी लीलन और प्राकृतिक रेशा ये क्या है आपका सुमेलित है। तो यहाँ पे लीलन एक क्या है आपका वानस्पतिक रेखा है, जिसे हम पौधे का नाम एक बार लिख लीजिएगा। पौधे का नाम क्या है यूसिट्रेसियम, ठीक है। तो इसकी जो पौधे का नाम है वो क्या है बात करते हैं। तो पौधे का नाम है यूसिटेडेशियम, थोड़ा सा नाम वैसा है, ठीक। तो नाम याद रख लीजिएगा। तो लीलन रुई की अपेक्षा अधिक थोड़ा महंगा होता है और ये आपका क्या है राइट आंसर है वानस्पतिक। और जो आपका लीलन है ये मैच कर रहा है, बाकी जो है वो आपका मैच नहीं कर रहा। चलिए, ऊन जलने के बाद होती है, तो ऊन जलने के बाद होती है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऊन जलने के बाद होती है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। सो राइट आंसर आपका है काली भस्म, जो आपका ऑप्शन ए है यानी काली भस्म, ये आपका क्या है सही आंसर है। तो यहाँ पे जो ऊन है वो जलने के बाद काली भस्म होती है और ऊन जलने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा धीमी होती है, लेकिन किंतु अगर आप जलते समय इसमें पंखों के जलने की जैसे समान अजीब सी आपको स्मेल आएगी और जलने के बाद क्या होगा काले रंग के गुब्बारे जैसा कुछ पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ है वो रह जाता है। चलिए, भ्रूणावस्था रहती है, ये आपसे पूछा गया है गर्भधारण से 92 सप्ताह तक, बी है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, सी है 8 सप्ताह, 2 बार 8 हो गया, 8 सप्ताह से 24 सप्ताह तक और डी है 8 सप्ताह से जन्म तक। तो भ्रूणावस्था की एज आपसे पूछी जा रही है, तो मतलब कितने सप्ताह तक होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। तो यानी आप देखिएगा भ्रूणावस्था गर्भकालीन अवस्था की एक उप अवस्था मानी जाती है और भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में क्या होता है एक तरीके से कि शरीर में जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट अंग है उनका निर्माण होता है और दूसरे महीने के लास्ट में, ठीक है, इसका भार 2 ग्राम और लंबाई 1 से 2 इंच हो जाती है। इतना याद रखेंगे। भार की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा आपका भार 2 ग्राम और जो लंबाई है वो 1 से 2 इंच तक हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया है पर्नीशियम रक्ताल्पता यानी एनीमिया होता है कि कमी से। फोलिक अम्ल, लौह तत्व, विटामिन B12 और विटामिन B6। तो यानी बात करें पर्नीशियम रक्ताल्पता मतलब होता है शरीर में रक्त की कमी, ठीक है, जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं। तो यानी यहाँ पे बात की जाए राइट आंसर की, सो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी विटामिन B12, ठीक। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो पर्नीशियम रक्ताल्पता जिसे हम एनीमिया कहते हैं वो विटामिन B12 की कमी से होती है और कारण क्या है जठर रस में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का अभाव। याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ क्योंकि लिखती हूँ तो शायद आपको क्लियर नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो मेन कारण क्या है वो है जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभाव, है ना। तो जठर रस में जो ये क्या कहते हैं तत्व होता है इसका निर्माण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसमें विटामिन 12 का ये उचित रूप से मतलब थोड़ा सा देखो दिक्कत क्या होती है यहाँ पे रक्ताल्पता की अगर हम बात कर रहे हैं तो रक्ताल्पता में एक तरीके से क्या होता है एक शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो इंसान के देखो बॉडी का हाल क्या होगा। अगर किसी भी इंसान के जो आपका बॉडी है उसमें अगर शरीर की कमी हो जाएगी तो सोचो क्या हाल होगा। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा जो इसका मेन कारण है वो क्या है जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभाव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुगत एवं वातावरण का परिणाम, वंशानुगत एवं अधिगम का परिणाम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास क्या है ये आपको बताना है। सो राइट आंसर आपका होगा वंशानुगत एवं वातावरण का परिणाम, यानी यहाँ पे हेरिडिटी भी मैटर करती है और इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। तो यहाँ पे जो देखो हेरिडिटी है जो हम अपने माता पिता अपने जो हमारा परिवार है उससे जो चीजें ले रहे हैं जो हमें जन्मजात मिल रही हैं चीजें वो आपका हो गया, और आपका जो वातावरण है जो आप आसपास से सीखते हो। तो बहुत चीजें तो आप अपने मतलब आपको जन्म से ही मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका डेवलपमेंट आप आसपास से करते हो। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो केवल वंशानुगत पर ही निर्भर करता है, मतलब एक आनुवांशिकता पर ही निर्भर करता है। वंशानुगत न कह के मैं आनुवांशिकता कह रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका अनुवांशिकता भी मैटर करता है, आपका पर्यावरण भी मैटर करता है। दोनों के सहयोग से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का परसेंटेज भी नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछे जाते हैं कि जो बच्चे का विकास है उस पे पर्यावरण कितने परसेंट अपना रोल अदा करता है, कितने परसेंट अनुवांशिकता करती है। तो यहाँ पे किसी का कोई परसेंटेज नहीं है, कहीं आपका पर्यावरण ज्यादा इफेक्ट करेगा, कहीं आपकी अनुवांशिकता इफेक्ट करेगी, यानी आपकी हेरिडिटी। तो दोनों चीजें आपकी मैटर करती हैं। चलिए, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जीन पियाजे द्वारा, बी है आपका एरिक एरिक्सन द्वारा, सी है फ्रॉयड द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे पहली बात तो राइट आंसर आपका क्या होगा, एरिक एरिक्सन द्वारा। ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या है, सही उत्तर है। क्वेश्चन एक बार फिर देखो, तो जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत है, ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये इनका जो प्रतिपादन किया था वो किया था आपके एरिक एरिक्सन द्वारा किया गया था। बाकी अगर जीन पियाजे जी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिनमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उन 4 स्टेजेस में बच्चे में क्या क्या बदलाव होते हैं, कैसे कैसे बच्चे का प्रोग्रेस होता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, सारे चीजों के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन फिलहाल आपकी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ थ्योरी वाइज चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं कि इनकी कौन सी थ्योरी है, किसने क्या कहा है, ये सारी चीजें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम मैं इस पे बहुत ध्यान दूंगी, ठीक है, कि पीडीएफ अच्छे से बने ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा? 60 किलो कैलोरीज, 135 किलो कैलोरीज, 75 किलो कैलोरीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पूछा गया क्वेश्चन मैं फिर दोहरा देती हूँ। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा, तो वह शरीर को कितनी कैलोरीज देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सो राइट आंसर आपका क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका 75 किलो कैलोरीज, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है ना। और 1 ग्राम आपके वसा से अगर हम बात करें तो 1 ग्राम वसा से आपको 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो 12 × 4 यानी 28 हो गया। वहीं अगर 3 × हम 9 करें तो 27 हो गया। तो 48 + 27 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा आपका, 75 आएगा। तो 75 किलो कैलोरीज क्या होता है, शरीर में आता है, ठीक। तो ये रहा प्रश्न और चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और 32 क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है खंडों द्वारा, सरकार द्वारा, स्वायत्त शासी निकायों द्वारा, और डी है पंचायती राज्य द्वारा। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्रश्न देखें, बताएं आंसर क्या होगा। अभी आपके 3 क्वेश्चन बाकी है, 35 क्वेश्चन तक हम कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, आप सभी जल्दी जल्दी आंसर करें। सो राइट आंसर है पंचायती राज्य द्वारा, ठीक है। तो पंचायती राज्य द्वारा होगा ये। तो आप जानते हैं कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें हम मानते हैं। और इस संविधान संशोधन जो द्वारा संविधान में भाग 9, याद रखेंगे ये एक एक जो फैक्ट मैं बता रही हूँ आपको, सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद यानी आपके 243 से लगा के, ठीक है, 243 ठीक है, यहाँ तक जो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अनुसूची का याद रखिएगा, कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें जो आपका पंचायती राज्य के संचालन के अंतर्गत क्या किया गया था, 29 विषयों का उल्लेख किया गया था। विषय कितने थे आपके, 29 विषय थे, याद रखेंगे, ठीक। और भारत में जो पंचायती राज की संरचना है वो त्रिस्तरीय है। कितनी है, त्रिस्तरीय है, याद रखेंगे। ये देखो एक एक चीज जो मैं बता रही हूँ ना बहुत जरूरी है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, जिसके हिसाब से क्या है, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, ठीक है,
ग्राम पंचायती जो मध्यवर्ती स्तर पर है, और क्षेत्र स्तर और जिला स्तर। ग्राम, क्षेत्र और जिला, 3 स्तर हैं। कौन कौन से, मैं फिर लिख देती हूँ, ग्राम, क्षेत्र और जिला। ठीक है, 3 स्तरों में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड है। एक तरफ आपका दिया हुआ है अंडा, दूध, ठीक है, और आपके सी है गेहूं और मांस, और दूसरी तरफ दिया हुआ है ग्लूटीन, एविडीन और केसीन और कोलेजन। तो मैं बहुत ज्यादा छोटा करूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी मैं आपका सही कर दूंगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं अदर ऑप्शन लिख दूं यहीं पे तो शायद आपको ईजी पड़ेगा। लिख दूं क्या यहीं पे? तो आपका गेहूं है और मांस है, ठीक है, और आपका केसीन है, कोलेजन है। चलिए मैं इसका राइट आंसर ही बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। तो देखो यहाँ पे अगर देखो बात करोगे तो अंडा का क्या होगा, अंडा का आपका होगा एपिडीन, ठीक है, या एविडीन। अंडा का क्या होगा आपका एविडीन, ये आपका जो बी वाला है। ठीक, और वहीं अगर मैं बात करूं दूध का, तो दूध का आपका होगा केसीन। अगर यहीं हम बात करें आपके गेहूं की, तो गेहूं का क्या होगा ग्लूटीन। ठीक, और अगर हम बात करें मांस की, तो मांस का क्या होगा कोलेजन होगा। तो गेहूं का देखो यहाँ लिखा है ग्लूटीन, अंडा का एविडीन और आपका मांस का कोलेजन। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो मैंने यहाँ इंग्लिश में भी दिया था, ये यहाँ ज्यादा इजी है, एक बार यहीं पे भी समझ लेते हैं ना। वहां हिंदी में तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था, बट यहाँ ठीक है। तो यहाँ देखो अगर हम अंडे की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, आप सभी जानते हैं क्या होगा, आपका एविडीन होगा। रुको, एपीडीन कह दो इसको, एपीडीन, ठीक है, क्या कह दो, एपीडीन। और वहीं अगर हम दूध की बात करेंगे तो दूध का आपका क्या होगा, केसीन होगा, ठीक है, क्या होगा आपका केसीन होगा। वहीं अगर हम बात करें गेहूं की, वीट की, तो आपका क्या होगा, सभी लोग बताएं, तो इसका क्या होगा ग्लूटीन होगा, और मीट का क्या होगा कोलेजन होगा। इस तरीके से होगा एपीडीन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है संवहन, घर्षण, संघनन या फिर वाष्पन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी बता सकते हैं। ये रहा प्रश्न, और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन बी, यानी घर्षण। तो वैक्यूम क्लीनर चूषण जिसको कह सकते हैं, या हाँ एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, इसका एक और नाम है, मैं लिख देती हूँ आपका, एक सेकेंड, चूषण। ठीक है, इसके सिद्धांत पर कार्य करता है जिसका प्रयोग घर और जो ऑफिस के अंदर है साफ सफाई के लिए किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर आप सभी जानते हैं, ठीक है। मानव कोशिका में होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम्स के 21 युग्म, क्रोमोसोम्स के 22 युग्म, क्रोमोसोम्स के 23 युग्म, और डी है क्रोमोसोम्स के 24 युग्म। तो मानव कोशिका में होते हैं, आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे आपके ऑप्शन सी, ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स के 23 युग्म, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि गुणसूत्र सभी वानस्पतिक एवं प्राणी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, आपका 46 है, ठीक, और या देखो या 23, ठीक है, जोड़ा कहते हैं ना 23 में, है ना, और जो 23वां होता है, ठीक है, वो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। तो यानी एक तरीके से इतना समझ सकते हो कि जो मानव कोशिका में है गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ा होता है, जिसमें 23 माता से तथा जो 23 पिता से ये प्राप्त होता है एक तरीके से। तो लास्ट वाला होता है 23 वाला, ठीक। चलो, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी मेंशन किया हुआ है। तो ये पीडीएफ थोड़ा सा मैं क्वेश्चनों को और अच्छे से कर दूंगी ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। बाकी आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलते हैं, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि शायद एचटेट आपका टीजीटी का मैं क्वेश्चन करा दूं, तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं एचटेट टीजीटी का भी कराऊंगी और साथ साथ में यूजीसी नेट का भी, क्योंकि यूजीसी नेट का अगले मंथ में ही पेपर है, तो बहुत ज्यादा हम उसका समय भी नहीं लेंगे। पेपर 1 में भी आईसीटी करेंगे और जो आपका पेपर 2 है उसको भी करेंगे।
सो बेसिकली जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ से कई सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।